गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं अपने यूनिट वाइज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन शुरू करेंगे आज से हम, क्योंकि अभी हमारा एग्जाम जैसे पास आ गया है, तो हमारे जितने भी दिन बचे हैं हम यूनिट वाइज क्वेश्चन करेंगे। जितने हमारे एक दिन में कंप्लीट होंगे, जैसे 20 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन है, यूनिट वाइज हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आज हम जैसे यूनिट फर्स्ट है हमारी भाषा विज्ञान, उसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे और ध्यान से क्वेश्चन सोल्व करेंगे कि ऐसे क्वेश्चन हैं जो हमें एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखने हैं भाई, क्वेश्चन पढ़ने हैं और उनके आंसर देने हैं। तो हम शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चन। फर्स्ट यूनिट हमारी लगी हुई है हिंदी भाषा और उसका विकास। ठीक है, इसमें से भाई हमारे पास क्वेश्चंस पहले कम आते थे, लेकिन पीछे इसमें से क्वेश्चन आए थे, कम से कम 10 क्वेश्चन हमारे पास फर्स्ट यूनिट से आए थे। तो हम देखेंगे जैसे क्वेश्चंस क्या कुछ कैसे क्वेश्चन आते हैं हमारे पास एग्जाम में, देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन बनता है हिंदी भाषा किस भाषा परिवार की सदस्य है। ठीक है, हिंदी भाषा किस भाषा परिवार की सदस्य है बताना है। जैसे हमारे पास क्वेश्चन ये पीछे भी बना हुआ था, पीवाईक्यू में आया हुआ था ये कि हिंदी भाषा किस भाषा परिवार की सदस्य है। किसकी है भाई, पहले क्वेश्चन पढ़ना है ध्यान से, ऑप्शन देखने हैं। द्रविड़ भाषा, चीनी तिब्बती, हिंद यूरोपीय या ऑस्ट्रिक। कौन सी की है भाई, आप लोगों को बताना है, फिर हम बताएंगे क्या है। हिंदी भाषा किस भाषा परिवार की सदस्य है, द्रविड़, चीनी तिब्बती, हिंद यूरोपीय या ऑस्ट्रिक। बताओ भाई, एलिमिनेशन मेथड से भी हो सकता है ये। हिंदी भाषा किस भाषा परिवार की सदस्य है, तो किस भाषा की है, हिंद यूरोपीय। ठीक है, हाँ, क्योंकि ये द्रविड़ भी नहीं है, दूसरे ये चीनी तिब्बती भी नहीं है और ऑस्ट्रिक भी नहीं है। जो हमारी हिंदी से रिलेटेड कौन सी है, हिंद यूरोपीय। ठीक है, तो ध्यान रखना है कैसे क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम में देखने के लिए हमें मिलते हैं। हिंद यूरोपीय इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। हिंदी का विकास मुख्यतः किस अपभ्रंश से हुआ है, नोट डाउन करते जाना है भाई क्वेश्चंस। ठीक है, पीछे भी पूछा हुआ था ये क्वेश्चंस, आगे भी हमारे पास संभावना है कि एग्जामिनर हमें यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। हिंदी का विकास मुख्यतः किस अपभ्रंश से हुआ है, शोरसेनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, पैसाची अपभ्रंश। बताना है। हिंदी का विकास हमारे पास पीछे पूछा हुआ था, अर्धमागधी से क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, हिंदी का विकास मुख्यतः किस अपभ्रंश से हुआ है, किससे हुआ है, शोरसेनी अपभ्रंश से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी का विकास मुख्यतः किस अपभ्रंश से हुआ है, शोरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। आगे हमारे पास क्वेश्चन है खड़ी बोली हिंदी का प्रारंभिक साहित्य। क्या पूछा हुआ है कि खड़ी बोली हिंदी का प्रारंभिक साहित्य प्रयोग किस काल में हुआ है। खड़ी बोली हिंदी का प्रारंभिक साहित्यिक प्रयोग किस काल में हुआ है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल या आधुनिक काल। खड़ी बोली को पूछा हुआ है भाई, ध्यान रखना, ध्यान से देखना है किसमें, हिंदी का प्रारंभिक साहित्यिक प्रयोग, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल या हमारे पास एक और है आधुनिक काल। बताना है। तो जब भी हमारे पास खड़ी बोली से संबंधित क्वेश्चन आएगा तो खड़ी बोली का साहित्यिक प्रयोग किससे शुरू माना जाता है भाई, आधुनिक काल से। ठीक है, खड़ी बोली का साहित्यिक प्रयोग कब से माना जाता है, आधुनिक काल से। जैसे हमारे पास आदिकाल था, ठीक है, वो प्राचीन था। ठीक है, और आदिकाल के बाद कौन सा है, भक्ति काल है। भक्ति काल में क्या था, जैसे हमारे पास सूफी काव्य आ गया, संत काव्य आ गया, राम काव्य आ गया। ठीक है, आगे हमारे पास रीतिकाल है, रीतिकाल में भी यही है।
तो हमारे पास क्वेश्चन में पूछा हुआ था खड़ी बोली से संबंधित, ठीक है, साहित्य प्रयोग। तो खड़ी बोली का साहित्य प्रयोग कब से आरंभ माना जाता है? आधुनिक काल से, ठीक है। समझ आ रहे हैं क्वेश्चन? आगे क्वेश्चन है हमारे पास, हिंदी को भारत की राजभाषा किस अनुच्छेद के अंतर्गत घोषित किया गया था? हिंदी को भारत की राजभाषा किस अनुच्छेद के अंतर्गत घोषित किया गया था? ठीक है, अनुच्छेद से हमारे पास क्वेश्चन आता है भाई एग्जाम में। जैसे हमारे पास, जैसे हिंदी को भारत की राजभाषा है, हमारे पास हमारे में दिया हुआ है हिंदी में 343 से 351 तक, अनुच्छेद 343 से 351 तक जैसे संवैधानिक स्थिति के बारे में बताया गया, ठीक है, अनुच्छेद 343 से 351 तक। इनमें से हमारे पास जैसे 343 है, इसमें क्या बताया हुआ ये, जैसे एक दिन क्लास ले लेंगे अनुच्छेदों के ऊपर तो उसमें बता देंगे कि क्या कुछ है इसमें। तो इसमें बात की हुई है कि भारत की राजभाषा किस अनुच्छेद के अंतर्गत घोषित की हुई है। तो 343, 351, 370 या 123, ये तो कट ही गया हमारे पास, ठीक है। तो बच्चा क्या, भारत की राजभाषा किस अनुच्छेद के अंतर्गत घोषित किया गया है? तो किसके अनुच्छेद के अनुसार? 343 के अनुसार। 343 में भाई हिंदी देवनागरी, याद रखना है कि अंकों का अंतरराष्ट्रीयकरण और रूप कैसा होगा? देवनागरी हिंदी, हिंदी देवनागरी लिपि का प्रयोग 343 के अनुसार, और अंकों का अंतरराष्ट्रीयकरण, ठीक है, अनुच्छेद 343। आगे है, हिंदी को संविधान में राजभाषा घोषित किया गया था। कब घोषित किया गया था? हिंदी को संविधान में राजभाषा घोषित कब किया गया था? 15 अगस्त 1947 को, 26 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1950 को, 14 सितंबर 1949 को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी भी है क्वेश्चन भाई। बताना है हिंदी को संविधान में राजभाषा घोषित कब किया गया था। जब भी हिंदी की बात आए हमारे पास, हिंदी को संविधान में राजभाषा घोषित कब किया गया था? 14 सितंबर 1949 को, ठीक है। ये तो पता ही होगा, हिंदी दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? हिंदी दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? 26 जनवरी, 15 अगस्त, 14 सितंबर या 2 अक्टूबर? एलिमिनेट करो भाई, मैं ये इसमें 26 जनवरी को क्या मनाते हैं हम? क्या मनाते हैं 26 जनवरी को? गणतंत्र दिवस। 15 अगस्त को क्या मनाते हैं? इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती। तो बचा क्या हमारे पास? 14 सितंबर को क्या मनाते हैं हम? हिंदी दिवस। ऐसे एलिमिनेट करने मेथड, ठीक है। ऑप्शन से हो गया ना कि 26 जनवरी को क्या मनाते हैं हम, 15 अगस्त को क्या और 2 अक्टूबर को क्या, तो 14 सितंबर को क्या मनाएंगे हम? हिंदी दिवस मनाते हैं। हिंदी भाषा की लिपि, इजी क्वेश्चन है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? रोमन, ब्राह्मी, देवनागरी या खरोष्टी? देवनागरी लिपि है। इजी है ये तो क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी का प्रमुख उपभाषा, हिंदी में जैसे उपभाषाएं लगी हुई है ना, उपभाषा क्षेत्र नहीं है? ब्रजभाषा, मैथिली, अवधी, बुंदेली। इनमें से बताना है कि कौन सा हिंदी का प्रमुख उपभाषा क्षेत्र नहीं है? ब्रजभाषा, मैथिली, अवधी या बुंदेली? कौन सा नहीं है? बताना है कौन सा नहीं है हिंदी का प्रमुख उपभाषा। कौन सा नहीं है? ब्रजभाषा भी है, अवधी भी है, बुंदेली भी है, तो कौन सा नहीं है? मैथिली। मैथिली, मैथिली है भाई। मैथिली क्या है? मैथिली स्वतंत्र भाषा है, हिंदी की उपभाषा नहीं है।
ठीक है भाई। हिंदी की उपभाषा से जैसे क्वेश्चन आया, इसमें से हमें पूछा है कि कौन सी नहीं है, नहीं वाले हमें ध्यान रखना है। तो कौन सी नहीं है? मैथिली। और कौन सी है? अवधी है, बुंदेली है और ब्रजभाषा। ठीक है। क्वेश्चन देखना आगे। हिंदी का प्रारंभिक गद्य विकास मुख्यतः किस लेखक से माना जाता है? गद्य विकास पूछा है भाई, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। हिंदी का प्रारंभिक गद्य विकास मुख्यतः किस लेखक से माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद, बालमुकुंद गुप्त, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। हिंदी का प्रारंभिक गद्य विकास पूछा हुआ है, तो गद्य विकास किससे मानेंगे हम? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना भाई। यहाँ पे कई बार भारतेंदु हरिश्चंद्र आता है ना, जैसे इनका नाम ले देते हैं बच्चे, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम इस पे नहीं आएगा। हिंदी का प्रारंभिक अगर यहाँ पे आता खड़ी बोली का, ठीक है, खड़ी बोली का विकास किस लेखक से माना जाता है, तब हम लिखते भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्वेश्चन क्या पूछा है? गद्य विकास। तो गद्य विकास किससे? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। हिंदी में, भारत में हिंदी को कार्यान्वयन हेतु किस समिति की सिफारिश लागू की गई थी? किस समिति की सिफारिश से लागू की गई? ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन। भारत में हिंदी को कार्यान्वयन हेतु किस समिति की सिफारिश से लागू की गई? डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति, राधा कृष्णन आयोग, के हनुमंतैया समिति या राजभाषा समिति? भारत में हिंदी को कार्यान्वयन हेतु किस समिति की सिफारिश से लागू की गई थी? अलग सा कौन सा लग रहा है इनमें से, जो सबसे अलग लग रहा है? के हनुमंतैया समिति। यह क्वेश्चन है, इसका आंसर ध्यान से नोट कर लेना। भारत में हिंदी को कार्यान्वयन हेतु किस समिति की सिफारिश से लागू की गई थी? के हनुमंतैया समिति। देवनागरी लिपि की प्रमुख विशेषता क्या है? देवनागरी लिपि की प्रमुख विशेषता: रोमन अक्षरों का प्रयोग, ऊपर की ओर जाने वाली रेखा, अभिन्न शीर्ष रेखा, बिंदु और मात्रा का अभाव। क्वेश्चन बताना है, देवनागरी लिपि की प्रमुख विशेषता क्या है? विशेषता पता होना चाहिए देवनागरी लिपि की। रोमन अक्षरों का प्रयोग, ऊपर की ओर जाने वाली रेखा, अभिन्न शीर्ष रेखा, बिंदु और मात्रा का अभाव। ये तो कट गया भाई, अभाव, बिंदु और मात्रा का अभाव कट गया। ऊपर की ओर जाने वाली रेखा, ये भी गलत है, ऊपर की जाने वाली है। बचे क्या? रोमन अक्षरों का प्रयोग इसमें नहीं करते देवनागरी लिपि में। तो क्या बचा हमारे पास? अभिन्न शीर्ष रेखा। तो इसकी विशेषता क्या है? अभिन्न शीर्ष रेखा। हिंदी की प्रमुख बोलियों की संख्या लगभग कितनी मानी जाती है? इंपॉर्टेंट है भाई, पूछ सकते हैं। हिंदी की प्रमुख बोलियों की संख्या लगभग कितनी मानी जाती है? 4, 9, 12 या 15 बतानी है। हिंदी की प्रमुख बोलियों की संख्या कितनी मानी जाती है? हिंदी की प्रमुख बोलियों की संख्या कितनी है? प्रमुख बोलियों की संख्या 9। देखेंगे 9 बोलियां कौन कौन सी हैं, नोट डाउन कर लेनी है भाई एक जगह। 9 बोलियां कौन कौन सी है? खड़ी बोली, ब्रज, अवधी,
बुंदेली, बघेली, छत्तीसगढ़ी, हरियाणवी, कन्नौजी, मगही आदि उपबोलियां है ये। प्रमुख बोलियां हैं ये भी, ठीक है। खड़ी बोली ब्रज, अवधी, बुंदेली, बघेली, छत्तीसगढ़ी, हरियाणवी, कन्नौजी और मगही 9 बोलियां हैं। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का आरंभ माना जाता है। कब से माना जाता है आधुनिक काल का आरंभ? 1800, 1857, 1900 या 1915? आधुनिक काल का आरंभ किससे माना जाता है? 1800, 1857, 1900 या 1915? 1857। हाँ, 1900 से द्विवेदी युग का आरंभ हुआ था भाई। 1900 से तो द्विवेदी युग का आरंभ हुआ था, ठीक है। 1900 से लिखने ना, द्विवेदी युग का आरंभ हुआ था। 1857 से आधुनिक काल का आरंभ माना जाता है। आधुनिक काल का आरंभ 1857 ईस्वी से माना जाता है। हिंदी भाषा में तत्सम शब्द किससे लिए गए हैं? पढ़ रहे हैं भाई तत्सम शब्द हम, तत्सम तद्भव, ठीक है। तो हिंदी भाषा में जो तत्सम शब्द है वो किससे लिए गए हैं? उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत या फारसी? तत्सम शब्द संस्कृत से। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए कौन सी संस्था प्रमुख थी? जब स्वतंत्रता मिली थी भाई, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए कौन सी संस्था प्रमुख है? भारतीय भाषा संस्थान, केंद्रीय हिंदी निदेशालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, CIEFL। हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए कौन सी संस्था प्रमुख है? कौन सी है? केंद्रीय हिंदी निदेशालय। पूछ सकते हैं भाई एग्जाम में क्वेश्चन कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए कौन सी संस्था प्रमुख है? तो कौन सी है? केंद्रीय हिंदी निदेशालय। हमने भाई ऊपर देखी थी हमारी हिंदी में कितनी बोलियों की संख्या कितनी थी? बोलियों की संख्या 9 थी ना। तो उनमें से कौन कौन सी थी और कौन सी नहीं थी? अभी हमारे पास यही क्वेश्चन है कि कौन सी हिंदी की प्रमुख जो मुख्य बोली थी नहीं है, उनमें से नहीं है। ब्रजभाषा, अवधी, पंजाबी या बुंदेली? कौन सी नहीं है? हाँ, पंजाबी नहीं थी उनमें, ठीक है। कौन कौन सी थी? ब्रजभाषा भी थी, अवधी भी थी, बुंदेली भी थी। तो कौन सी नहीं है? हिंदी की मुख्य बोली नहीं है पंजाबी। पंजाबी की लिपि कौन सी है भाई? हिंदी की जैसे देवनागरी है, तो पंजाबी की कौन सी है? पंजाबी की लिपि गुरुमुखी। गुरुमुखी देवनागरी लिपि हिंदी की है, तो पंजाबी की कौन सी है? गुरुमुखी। तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस किस बोली में लिखी गई है? तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी ना, तो वो किस बोली में की थी? ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली या भोजपुरी? दो तो कट गए हमारे पास, खड़ी बोली और भोजपुरी। तो ब्रजभाषा और अवधी बताना है इनमें से कौन सा है तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस में कौन सी बोली में किस बोली में लिखी गई है रामचरितमानस? बताओ।
रामचरितमानस की रचना कौन सी में की है? ब्रजभाषा में, अवधि में। कौन सी में की है भाई? अवधि। रामचरितमानस किस बोली में लिखी गई है? पूछ सकते हैं एग्जाम में। तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस किस बोली में लिखी गई है? तो किस बोली में लिखी गई है? अवधि। सूरदास द्वारा रचित साहित्य की भाषा कौन सी है? अब क्या पूछा है? पहले हमने देखा था तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस की, और अब क्या है? सूरदास द्वारा रचित साहित्य की भाषा। सूरदास ने किस साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया था? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अवधि या बुंदेली? बताना है सूरदास द्वारा रचित साहित्य की भाषा कौन सी है। अवधि तो अभी देखा था हमने रामचरितमानस में, इसमें है ब्रजभाषा। सूरदास की याद रखनी है ब्रजभाषा। किससे रिलेटेड है ये ब्रजभाषा? कृष्ण पद। सूरदास ने कृष्ण पद थे ना, तो कृष्ण कहां से थे? ब्रज। तो ब्रजभाषा ये याद रखना है। सूरदास द्वारा रचित साहित्य की भाषा कौन सी है? ब्रजभाषा है। और तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस की रचना कौन सी भाषा में की गई है? अवधि भाषा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है यहां से। कौन सी बोली पश्चिम हिंदी में आती है? पश्चिमी हिंदी में आती है। पीछे हमारे पास पूछा हुआ था पूर्वी हिंदी का विकास कौन सी बोली से हुआ है? उपभाषा जैसे। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी क्षेत्र में आती है? मैथिली, अवधि, ब्रजभाषा या बघेली? पश्चिमी हिंदी की बतानी है हमें। अवधि कौन सी की है? पूर्वी की है। बघेली भी पूर्वी की है। ठीक है, पूर्वी हिंदी की है। ये एक जगह नोट कर लेना भाई। पूर्वी हिंदी में 3 बोली आती है, अवधि, बघेली और छत्तीसगढ़ी। नोट डाउन कर लेना, अवधि, बघेली, छत्तीसगढ़ी। यहाँ पे क्या पूछा हुआ है? कौन सी बोली पश्चिम हिंदी क्षेत्र में आती है? यहाँ पे पश्चिम हिंदी क्षेत्र में बोलो है, हमारे पास पूर्वी हिंदी की लिखनी है पहले। पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी आती है? पूर्वी हिंदी में आती है अवधि, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ठीक है, पूर्वी हिंदी की बोली है ये। तो 2 तो हमारे पास कट गई है, बची क्या? मैथिली और ब्रजभाषा। बतानी है अब हिंदी, पश्चिमी हिंदी में कौन सी आती है? पश्चिम हिंदी में आती है हमारे पास मैथिली, नहीं ब्रजभाषा। ठीक है, पश्चिम हिंदी की किस क्षेत्र में आती है? पश्चिम हिंदी, ब्रजभाषा। बुंदेली बोली मुख्यतः किस क्षेत्र में बोली जाती है? क्षेत्र से हमारे पास क्वेश्चन आता है भाई। क्या पूछा? बुंदेली बोली। पहले तो ये याद रखना कौन सी बोली की है ये? पश्चिमी हिंदी की बोली है ये बुंदेली बोली। जैसे हमारे पास पूर्वी की थी ना वो, तो ये बुंदेली किसकी है? पश्चिमी हिंदी की। किस क्षेत्र में बोली जाती है? उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में या राजस्थान में? बुंदेली बोली मुख्यतः किस क्षेत्र में बोली जाती है? मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में बोली जाती है। भोजपुरी, मगही और मैथिली किस क्षेत्र की उपभाषाएं हैं? इंपॉर्टेंट है भाई, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। भोजपुरी, मगही और मैथिली को किस क्षेत्र की उपभाषाएं माना जाता है? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, राजस्थानी? हाँ, बिहारी। पूर्वी हिंदी की कौन कौन सी थी?
पूर्वी हिंदी की अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। पश्चिमी हिंदी की है बुंदेली और खड़ी बोली। ठीक है। राजस्थानी में आएंगी मैथिली, मेवाती, और बिहारी में कौन सी है? भोजपुरी, मगही और मैथिली। मैथिली इसकी है भोजपुरी की। राजस्थानी में आएगी मारवाड़ी और मेवाती। राजस्थानी में आएंगी मेवाती, मारवाड़ी। मेवाती और मारवाड़ी। राजस्थानी में मारवाड़ी। हमने देखा था ना भाई आधुनिक मानक हिंदी का आधार, ऊपर देखा था ना क्वेश्चन। हिंदी की वह बोली जो आधुनिक मानक हिंदी का आधार बनी। आधुनिक अवधि, ब्रजभाषा, खड़ी बोली या बुंदेली? हाँ, खड़ी बोली। खड़ी बोली क्या है हमारी? आधुनिक मानक हिंदी का आधार। अवधि, ब्रजभाषा और बुंदेली ये क्या है? प्राचीन। हिंदी की वह बोली जो आधुनिक मानक हिंदी का आधार बनी, वह कौन सी है? खड़ी बोली। ये तो कर लोगे भाई, इसी से क्वेश्चन है। हरियाणवी बोली को किस अन्य नाम से जाना जाता है? हरियाणवी बोली को बांगड़ू, कन्नौजी, ब्रज या भोजपुरी? क्या बोलते हैं हरियाणवी को? बांगड़ू बोलते हैं ना, बांगड़ू, बांगड़ू। ठीक है। हरियाणवी बोली को अन्य नाम से जाना जाता है बांगड़ू। बुंदेली बोली में लिखित प्रसिद्ध रचना कौन सी है जो बुंदेली बोली में लिखी गई है? पद्मावत, आला, विनयपतिका या साकेत? बतानी है बुंदेली बोली में लिखी प्रसिद्ध रचना कौन सी है? कौन सी है? आला। ठीक है। आला रचना किसकी है? ये जगनीक की, याद रखनी है। पीछे पूछो है आला किस ऋतु में आया था? तो कौन सी ऋतु में आया था? वर्षा ऋतु में। साकेत किसकी रचना है? साकेत मैथिली शरण गुप्त की। पद्मावत किसकी है? जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत के रचयिता कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। आला के कौन है? जगनीक। और साकेत मैथिली शरण गुप्त। आगे बताना है। मैथिली को संविधान की 8वीं अनुसूची में कब शामिल किया गया था? मैथिली को संविधान की 8वीं अनुसूची में कब शामिल किया गया था? ये नंबरिंग देख लेना भाई, 25 है ये। ऊपर कौन सा था क्वेश्चन? 24 था। हाँ, ये 25 है, लास्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है। मैथिली को संविधान की 8वीं अनुसूची में कब शामिल किया गया था? 1950, 1965, 1992 या 2003? कब शामिल किया गया था? 2003 में। कन्नौजी किस क्षेत्र में बोली जाती है? कन्नौजी किस क्षेत्र में बोली जाती है?
मध्य प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, कन्नौज व उसके आसपास या उत्तराखंड। कन्नौजी से, हाँ, कन्नौजी किस क्षेत्र में बोली जाती है? कन्नौज और उसके आसपास के क्षेत्र में। पूर्वी हिंदी में, पूर्वी हिंदी की उपबोलियों में कौन सी शामिल नहीं है? देखा था ना हमने, पूर्वी हिंदी की कौन कौन सी बोली थी? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। और इसमें क्या पूछा है? कौन सी सम्मिलित नहीं है? भोजपुरी, खड़ी बोली, ये दोनों ही इसमें सम्मिलित नहीं है भाई। भोजपुरी हमारे पास बिहारी की है और खड़ी बोली बुंदेली, उसकी पश्चिमी हिंदी की। ठीक है, तो इसमें से कौन सी सम्मिलित नहीं है? भोजपुरी हमारे पास बिहारी हिंदी की है और खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी। ठीक है, किस बोली में विद्यापति ने काव्य रचना की थी? विद्यापति ने किस बोली में रचना की थी? अवधी, मैथिली, ब्रजभाषा या बुंदेली? विद्यापति की काव्य रचना बतानी है। विद्यापति को क्या कहा जाता है? विद्यापति को मैथिली का कोकिल भी कहा जाता है। मैथिली का कोकिल किसने कहा था? मैथिली भाषा में की थी इन्होंने रचना। मैथिली का कोकिल भी कहा जाता है विद्यापति को। ठीक है, तो काव्य रचना कौन सी है? मैथिली। बघेली बोली मुख्यतः कहां बोली जाती है? बघेली बोली कहां बोली जाती है? बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या राजस्थान? बघेली बोली कहां बोली जाती है? कहां बोली जाती है? मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश, रीवा और सतना क्षेत्र। आगे 30 क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ी किस हिंदी उपभाषा के क्षेत्र में आती है? भाई पूर्वी हिंदी तो भूलना ही नहीं चाहिए, कितने क्वेश्चन आ गया उससे। ठीक है, तो क्या पूछा है? छत्तीसगढ़ी किस हिंदी उपभाषा क्षेत्र में आती है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी या बिहारी? हाँ, पूर्वी हिंदी में। छत्तीसगढ़ी किस में आती है? पूर्वी हिंदी में। पूर्वी हिंदी में भी 3 उपभाषा है, बघेली, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, 3 उपभाषाएं हैं। ठीक है, ठीक है भाई, तो ये आज हमारे क्वेश्चन थे, हमने देखे। ठीक है, यूनिट फर्स्ट के थोड़े और क्वेश्चन आएंगे जैसे हमारे पास निकलेंगे, उसको हम देखेंगे कल क्वेश्चन। अभी हमारे भाई जितने दिन भी एग्जाम में रह रहे हैं हमारी क्वेश्चन प्रैक्टिस चलेगी, यूनिट वाइज क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आई भाई? आज जो क्वेश्चन हमने किए पता चला थोड़ा बहुत इसमें से? ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। तो मिलते हैं हम कल नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अलग क्वेश्चनों के साथ।